गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति का पार्ट नंबर 4 रीड करेंगे। रूसी क्रांति यूरोप का जो सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से रूस में ये समीकरण जो है वो उलट गया था। 1917 के अंदर अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। जो रूसी साम्राज्य है ये 1914 से हम रीड करेंगे इसको। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अज़रबैजान भी इस साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे। जो क्रिश्चियन जो लोग थे, ऑर्थोडॉक्स जो थे, उनका बहुमत था। लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध वाले भी शामिल थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे। अर्थव्यवस्था और समाज 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। यूरोप में मैक्सिमम आबादी यानी रूस के अंदर खेती पर डिपेंड थी। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में भी खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाज़ार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक भी था, दूसरे देशों को अनाज की सप्लाई भी करता था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे, हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे। लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेज़ी से बढ़ा था। यानी रूसी जो उद्योग थे उसके अंदर विदेशी आकर के, मल्टीनेशनल कंपनियां आकर के वहाँ निवेश को बढ़ा रही थी। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखानों मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे, यानी कम से कम वेतन मिलता रहे, काम की पाली के घंटे निश्चित हों। इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे कि वहाँ कम से कम उनका जो न्यूनतम वेतन है उनको मिलता रहे। काम के जो घंटे, जितने घंटे काम करवाया जाता है वो उनका तयशुदा काम होना चाहिए। इसलिए सरकारी विभाग के कर्मचारी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे, बड़ी फैक्ट्रियों पर। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्राय 15 घंटे तक खींच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए कमरों से लेकर डॉर्मेट्री तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बंटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर भी काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था कि धातुकर्मी मजदूरों में खुद को शाह मानते थे। धातुकर्मी उनके
काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी, इसलिए वो खुद को धातुकर्मी अपने आप को एक साहब के रूप में मानते थे। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक। मजदूरों के बीच मौजूदा फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत ही कम होते थे।